नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और सिटिंग कमेटी में आज हमारे गेस्ट हैं हसन इफ्तिखार साहब, वकास हबीब राना साहब जो हैं वो तबीयत की नासाजी है। तबीयत की ना मैं क्या किया है आप सोच ही पे आ गए हैं। नहीं, मैं कहने लगा था कि रज़ा इलाही से उनका मैदा ख़राब है तो इस वजह से वो नहीं आ सके आज, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक वो होंगे। कल भाई यहाँ पर टेक्निकल वजूहात जो थी वो ये थी कि बत्ती नहीं थी आ रही, तो इस वजह से बहुत देर से नहीं आ रही थी। उसकी वजह से हमारे यूपीएस सब बंद हो गया, तो इस वजह से हम माजरत खाएं जी, हम माजरत खाएं, हमें अंदाज़ा नहीं था कि लोग हमारे हम माजरत ख्वाह हैं, हमारा आपका बैलेंस नहीं ना काफ़ी है, तो उसकी वजह से हम नहीं आ सके थे। आज हमारे पास जो है वो 3-4 बड़े टॉपिक्स हैं। हाँ जी बताइए। तो सबसे पहले जो है ना वो डीपीओ साहब की स्टोरी है। आगे हमने वो मुज़म्मिल असलम और शहजाद अकबर साहब की भी लड़ाई हो गई है, और एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत ही, मैं कहता हूँ कि मतलब बहुत ही बड़े सहाफ़ी हैं, सिद्दीक जान एडे को बड़े साफ़ी ने, उनका जो है ना उनको टाउट करार दे दिया गया। और वो छोटा कह रहे हैं, स्टैचर उनका बड़ा है, बड़ा स्टैचर, हाँ छोटा, कहते हैं कि जब शाम होने वाली होती है ना, ढलने वाली होती है, तो छोटे लोगों के साहिब बड़े हो जाते हैं। तो उसमें जो है वो उज़मा खान साहिबा ने उनको जो है वो ऐसी बात कह दी है जो मैं वाला साइज है उनका, जो मैं कभी लेकिन ना है वो रॉकेट पूरे। उज़मा खान ने उनके बारे में ऐसी बात कहती है जो मैं कभी ना कहता। क्या कहते हैं उज़मा खान? बताऊंगा मैं आपको। अच्छा ठीक। हाफिजाबाद में डीपीओ साहब जो हैं उनका हो गया है, थे अच्छे आदमी, वो भी रज़ा इलाही से अब ट्रांसफ़र हो गया, अच्छे आदमी थे, या उनको क्या ओएसडी वगैरह बना दिया होगा कुछ, क्या है तो ओएसडी बनाएगा, लेकिन उनके मुस्तकबिल ठीक नहीं लग रहा। मुस्तकबिल मुझे उनका अच्छा नहीं लग रहा है, ये रिजवान गोंदल वाला लेवल है। वैसे तो उनका मुस्तकबिल काफ़ी ताबनाक रहा। हमारे सीनियर जो हैं मुजम्मिल सुरवर्दी साहब, उनका मैंने एक व्लॉग देखा है, उन्होंने बताया है उसमें कि अब इसको जो है ना वो डीपीओ बाथरूम्स लगाया जाएगा, यानी कि वो कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस के अंदर जितने बाथरूम्स हैं उन सबका एक डीपीओ बनाया जाएगा। अच्छा, कामरान हामिद नाम है इनका। ज़रा हाफिजाबाद को आप जो है वो बड़े करीबी, आपकी उकाबी निगाहों से छुपा हुआ नहीं है वो, ज़रा समझाएं कि मामला क्या है। पता नहीं, मामला तो वही है जो हम सब ने सुना है, एक बाथरूम को इस्तेमाल करने का मामला है। हाँ। डीपीओ साहब का ये क्लेम है जो उन्होंने बताया बाद में भी, और वो तब भी खैर लड़ाई भी सी बात हुई थी, वो दुखी थे कि कुछ पर्सनल अशिया थी उनकी उस बाथरूम के अंदर, क्या लोफा वगैरह रखा। अभी हम ये नहीं कर पाए सर्टन के क्या अवाम को पता लग गया कि डीपीओ साडा लोफा। और आपको ये पता है कि आजकल जो है ब्यूरोक्रेसी, उसने नया नया मज़ा सीखा है ये सू करने वाला, ठीक है, तो हम इसलिए इस बारे में वो नहीं कर सकते स्पेक्यूलेट नहीं, हमारे पास जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन मौजूद है बाथरूम में क्या था उन्होंने बताया जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। आईजी पुलिस ने जब उनसे इंक्वायरी की है तो उन्होंने कहा मेरी कुछ ज़ाती अशिया थी और कुछ सरकारी फाइलें बाथरूम में रखी हुई, सरकारी फाइलें बाथरूम में रखी हुई। हाँ वो होता है ना, लोग अखबार पढ़ते हैं बाथरूम में बैठ के, लेकिन वो यूजुअली जब व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, द फर्स्ट वाला जो होता है ना, फर्स्ट मोबाइल में पढ़ा जाता है, यू टेक इन द डे, उसमें ये पढ़ते हैं अखबार से अखबार। लेकिन हो सकता है वो दफ्तर ही आगे करते हो, सारा दफ्तरी काम ही अंदर होता हो, ये भी हो सकता है, मिनी दफ्तर बना हो अंदर, या हो सकता है वो ज़्यादा देर के लिए बाथरूम जाते हो जिसकी वजह से वो फाइलें साथ ले जाते हो कि यार हो सकता है कोई मेडिकल इशू हो सकता है, 1.5 घंटे अंदर ही होगा तो आप मुझे फाइलें वहीं दे दें। तो फिर वो क्या होता होगा, वो नई जो साइन कराने के लिए डीपीओ के पास इतनी फाइलें होती हैं, फाइलें होती हैं ना, फाइलें काफ़ी दरखास्तें उनके पास। मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ कि मतलब दफ्तर में जगह ना बचे और उसकी वजह से बाथरूम में कुछ रखनी पड़ जाए, उधर भी तो कोई यार बाथरूम में भी तो देखिए, बात ये कि मौजूदा जो डीपीओ होता है किसी भी जिले का, सिर्फ हाफिजाबाद का नहीं कहीं भी, वो एक जिले का मालिक है। हाँ, ये जिले के 2 मालिक है ना, एक साथ डीसीओ साहब भी हैं, लेकिन असल डंडा इनके पास है दोनों बैचमेट हैं, दोनों शायद इकट्ठे आए होंगे, लेकिन और असूली तौर पे डीपीओ साहब जो हैं वो डीसी साहब के मातहत हैं, लेकिन डंडा किसके पास है? डीपीओ साहब। हाँ, डीसी साहब की भी जो प्रोटोकॉल है, जो साथ वाले पुलिस वाले, वो भी इन्होंने देने हैं। तो बेसिकली ये अन्नदाता है, ये अन्नदाता। और एक ब्लडी एमपीए, हाँ उसका बेटा के एमपीए भी खुद नहीं, उसका बेटा नहीं, एमपीए मौजूद तो था ना, नहीं, लेकिन बाथरूम, लेकिन उन्होंने इस बात का लिहाज नहीं किया कि एमपीए बैठा हुआ सामने। उन्होंने कहा कि मेरा बाथरूम, हाउ डेयर यू, मेरा बाथरूम, गेट लॉस्ट, और फिर निकाला भी कमरे, मतलब खाली कहा नहीं। अच्छा, वो एमपीए साहब कौन है? वो भट्टी साहब, कौन से वाले भट्टी साहब हैं? भट्टी भी तो 2 तरह के है ना वहाँ। नहीं, भट्टी 2 तरह के नहीं, यानी एक पीटीआई वाले, एक पीएमएल। नहीं, हाँ ऑब्वियसली पीटीआई वाले भी ऑब्वियसली भट्टी होते हैं, वो भट्टी हर सियासी असली हो या नकली, और हर बरादरी के अंदर इसी तरह ही तफरीक पाई जाती है सियासी तौर पे, वो आपस में डिवाइड जब नहीं होती तो बरादरी के जहाँ पे जिन हलकों में बरादरी मिलके वोट देती है ना, फिर वो ऐसे पक्के उनके सीटें हैं, फिर वो बस कुरा डलता है कि आप किस वाले रिश्तेदार को मिलनी है, ऐसे करके काम चलता है, ऐसा नहीं है। अच्छा खैर, यहाँ पे इसमें एक इंटरेस्टिंग और भी चीज़ ऐड हुई है ना, ये जो सारी खबर आई है ना बाहर, ये जो आई है, आप मुझे एक सेकेंड ना पहले एक करके चीज़, आप मुझे तमाम किरदारों के नाम बताएं जो हाफिजाबाद में इस कज़िये से मुताल्लिक हैं। नहीं, मैं आपको एक नया किरदार इंट्रोड्यूस करने लगा, अभी आपने 2 किरदार तो इंट्रोड्यूस करा दिए हैं आपने, डीपीओ साहब और एमपीए का बेटे। एमपीए कौन है? एमपीए भट्टी साहब है ना, ठीक है, और उनके बेटे हैं, ठीक है। अब देखें कि लेवल भी क्या हो गया है। डीपीओ साहब की कितनी तस्हीक की गई,
कि बाथरूम भी इस्तेमाल किया बेटे ने। अगर एमपी खुद भी कर लेता तो चले, शायद वो बर्दाश्त कर जाते कि यार ये पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक ऑफिस होल्डर है। और देखो वहाँ पे सिर्फ ये नहीं हुआ बाथरूम इस्तेमाल होना, फिर ये वाली जो एक है ना, ये पब्लिक ऑफिस होल्डर, पब्लिक मनी, पब्लिक एक्सचेकर, ये आजकल बहुत ज़्यादा हर बात जगह पे बातचीत होती है, पता है, जमहूरी किस्म की बात है। हाँ जमहूरी। तो वहाँ पे कहीं ये भी हुआ है कि उन्होंने कहा कि हाउ डेयर यू, मतलब उन्होंने कहा कि तुमने मेरा बाथरूम क्यों इस्तेमाल, कैसे इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने तो कहा उसने आपका कि नहीं, ये आपका नहीं है। हाँ, और आई एम श्योर कि खाली ये नहीं कहा होगा कि आपका नहीं है। इसमें तो ऐसे जब ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो कहते हैं कि तेरे बाप का नहीं है, ऐसे करके कहते हैं कि हमारे टैक्स के पैसों से, टैक्स का पैसा। हाँ, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद भी कई दफा गुस्सा खाऊं तो इस तरह कहा जा सकता है सरकारी अफसर को कि तुम्हारे बाप के पैसों की चीज़ नहीं है, मेरे टैक्स के पैसों की। खैर मैं तो टैक्स देता भी हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं एमपी साहब का टैक्स क्या स्टेटस है, लेकिन मैं तो इतना देता हूँ कि मैं कह भी सकता हूँ। वाशिर अजीम साहब की फिल्म थी ना, पाकिस्तान के मालिक पाकिस्तान का आवाम, हाँ, वो जो टैक्स देने वाला है, टैक्स देने वाला। अच्छा खैर ये सारी वाकया हुआ है ना, जब ये हमें कैसे पता चला, ठीक है, अलेजेडली एक और हाफिजाबाद के ही हैं मामून भट्टी साहब, वो मामून भट्टी कह रहा हूँ, तारड़ साहब, मामून तारड़ साहब, ऐसे ही भट्टी कह रहा हूँ, वो तो तारड़ हैं, ठीक है, हाँ तारड़ हैं, और उनके कोई जमा नहीं जो उनको गेट लॉस। हाँ नहीं, आजकल तो उनके 2 वफाकी वजीर भी हैं, आजकल तगड़े हैं तारड़, 2 का नहीं, हाँ मतलब वजीर ही वजीर है, वजीर ही वजीर है, वजीर ही वजीर है, हर तरफ जितने देखो होते तारड़ ने, ठीक है। और इस वजह से मेरा ननिहाल भी तारड़ है, तो ज़रा अच्छी बात भी है, हमारा भी कोई दौरा है। और पूरा जो सुप्रीम कोर्ट है, जो अदालतें हैं, वो उनकी मर्जी के लोगों की नहीं, ऐसे नहीं, उनकी बैक एंड कॉल पे नहीं चल रही होती, ऐसे नहीं हो रहा था कि तारड़ ऐसे हाथ उठाएं तो इस तरह हो जाए, तारड़ ऐसे करें तो ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। वो दोस्ती है ना उनकी, वो भूनों की और तारड़ों की आपस में दोस्ती। अच्छा खैर, मामून तारड़ साहब जो हैं वो भी आ गए इस फिल्म के अंदर। वो कैसे आ गए कि एलिजेड ये किया गया, ये इल्ज़ाम ये लगाया गया है एमपीए साहब की तरफ से, बेटे के साहब की तरफ से, कि जो ये सारी कहानी है ना कि गेट लॉस्ट हो गया और ये सब कुछ हो गया, ये हमारी तजलील करने की खातिर ये कहानी जो बयान की है ये मामून साहब ने की। ठीक है, उन पर इल्ज़ाम लग गया। अच्छा, अब आपको पता है कि जब हम छोटे होते थे तो हम एक दूसरे को जब लड़ाई किया करते थे स्कूल कॉलेज में, तो हम कहते होते थे मैं तुझे देख लूँगा, ऐसे करके, याद है आपको? ठीक है, तो वो मामून साहब जो है ना, जब उन पर ये इल्ज़ाम लगा और कहा गया एमपी के बेटे के साहब से कि मेरी तो बेइज्जती नहीं हुई थी, असल में तो ये बेइज्जती मामून तारड़ की हुई थी, यानी ये जो गेट लॉस्ट है ना, ये मुझे नहीं कहा था, ये मामून तारड़ को कहा गया था। और मतलब उन्होंने ज़रा दुखी फील किया कि हमारी बेइज्जती हो गई है, और ये मतलब लोगों को बताता फिर रहा है कि इनको गेट लॉस कह दिया, हाँ 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 ऐसे करके, पता ना आपको, वो आप हमारा तरीका कार है, मतलब है ना ऐसे। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या है, ये शरीक का और ये जो आपसी लड़ाई झगड़े हैं ना, ये बहुत सारे काम आपसे कराते थे। खैर उन पर उन्होंने कहा, तो अब क्या अगला स्टेप क्या हुआ, मामून तारड़ साहब ने एक वीडियो बनाई फिर, ठीक, उन्होंने कहा कि कोई माइकल आल पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे शट अप कह सके, ठीक है, और ये शट अप तुम्हें कहा गया था, और अगर तुम्हें बात मेरी समझ नहीं आ रही ना तो फलां जगह पे मैं बैठा हूँगा 12-1 बजे, वहाँ आ जाना। और वो लिटरली वहाँ पे तंबू लगा के बैठे भी हैं। मैं ये भी आपको बता रहा हूँ नाज़रीन के लिए कि वो कोई एक जगह, ठीक है, तंबू शंबू लगा था, वहाँ बंदे शंदे भी बैठे हुए थे, गनमैन शनमैन ले के सारे, ठीक है, तो वो फुल हो रहा था टैपटास का माहौल। लेकिन फिर मेरा ख्याल है दरमियान में किसी ने इंटरवेंशन की, बड़े बीच में पड़े, हाँ, कोई सायरा अफजल तारड़ टाइप के कोई लोग होंगे, या कोई आज़म नज़ीर तारड़ टाइप के लोग होंगे, या कोई भून साहब होंगे, उन्होंने कहा होगा क्या कर रहे हैं आप, सारी स्पॉटलाइट पार्टी है जी, हमारी डिस्ट्रिक्ट पे आ रही है यार, हमारे इस पे पड़ रही है, पता नहीं वहाँ पे और क्या खांचे चल रहे हैं। जब इस तरह की लाइट पड़ना शुरू हो जाए तो फिर कोई नए खांचे खूंचे हिलजुल जाते हैं, जिनका लोगों का परमानेंट सेटअप को काम लगाओ, वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए उनको कहा गया कि इंसान बने, तो अब उनके दरमियान में हो गई तसल्ली। ठीक है, इस सब के अंदर असल विलन कौन थे? कौन? डीपीओ साहब। नहीं, डीपीओ साहब तो विलन थे। अब जो पुलिस की तरफ से स्टोरी आई है, एक्सप्रेस अखबार में जो खबर लगी है, सॉरी एक्सप्रेस की वेबसाइट पर मैंने पढ़ी, आप बताएं ताकि सू उनको करें। हाँ, तो वो पुलिस वाले, एक उनके पुलिस के ज़राए हैं, एक सीनियर पुलिस अफसर से खित्ते में, यानी इलाके में जो पुलिस अफसरों, खित्ते से मुराद इलाके में जो सीनियर पुलिस अफसर हैं, उनसे उनकी बात हुई, नाम ना जाहिर करने की बुनियाद की शर्त पर उन्होंने बताया कि ये भट्टी साहब जो थे वही थे, उनके बेटे थे, और वो बाथरूम गए और वो काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। 2 उन्होंने वहाँ पर बदतमीजियाँ की हैं, ठीक है। किन्होंने? ये जो बेटे थे, अच्छा, उन्होंने, क्योंकि पुलिस अफसर है ना जो बात बता रहा है, तो वो बदतमीजी वो उस हिसाब से सोच रहा है। तो पुलिस के जब वो डीपीओ साहब के कमरे में एंटर हुए तो वो फ़ोन पर बात करते हुए एंटर हुए। हाँ, तो इस वजह से जो है वो बहुत डेकोरम ख़राब किया। दूसरी चीज़ ये हुई कि वो उनके बाथरूम में गए। अच्छा, अब बाथरूम में जाने वाला मामला भी ये है कि वो जिस वक्त एंटर हुए थे उस वक्त, जो दूसरी स्टोरी है वो इसके मुताबिक डीपीओ साहब उस वक्त कमरे में मौजूद नहीं थे। इनफैक्ट ये लोग काफ़ी देर वहाँ पर डीपीओ साहब का इंतज़ार करते रहे, डीपीओ साहब आ नहीं रहे थे। उसके बाद डीपीओ साहब की गैर मौजूदगी में, वरना तो वो डीपीओ को
मौजूदगी में तो जा ही नहीं सकते थे ना, उनको आने ही ना देते। वो बाथरूम के आगे वो खड़े हो जाते, वो कहते मैं देखता हूँ कौन जाता है, और बंदूक वाले के आगे कौन जा सकता है। उन्होंने कहा मेरी पर्सनल चीज़ है। हाँ, तो इस वजह से वो पर्सनल चीज़ें छुपानी, वो भाग के एकदम से आगे आके खड़े हो जाते, जान पे खेल जाऊंगा लेकिन मेरी लाश पे से गुजर के बाथरूम जाएगा कोई, आ जाएगा। तो उसको आया हुआ था, वो चला गया ऑब्वियसली। ठीक है, नेचर कॉल्स, यू कांट यू नो डिले अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट के बाद आप यू कांट डिले। तो फिर नेचर टेक्स इट्स कोर्स, फिर मसला फिर भी डीपीओ साहब ने रोना था अगर नेचर वहाँ कोर्स अपना पूरा कर देती। मेरे दफ्तर में ही आपने अच्छा वो गए बाथरूम से वो वापस आए इतनी देर में, फिर हाफिजाबाद वालों को लोगों ने जांगली कहना था, ये देखें इनको तो ये तमीज़ नहीं है, डीपीओ के दफ्तर में क्या कर रहे थे। अच्छा वो बाथरूम से बाहर है, तो डीपीओ साहब जो थे ना वो वापस आ चुके हुए थे। उन्होंने आके जो है ना वो देखा कि ये बाथरूम से कौन आ रहा है, मैं हूँ। तो उन्होंने जब उनको देखा, उन्होंने कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुमने मेरा बाथरूम इस्तेमाल किया, मेरा जाती वॉशरूम है। मैं आई एम श्योर उन्होंने अंग्रेजी में कहा होगा। अच्छा, जब उन्होंने कहा ना कि मेरा जाती वॉशरूम, तो उसको चढ़ी तप उसने आगे से कहा कि ये दूसरी बदतमीजी है कि ये आपका जाती वॉशरूम नहीं है, ये अवाम का वॉशरूम है, यहाँ पर आप टिकट भी नहीं लगा सकते। अच्छा अली, वैसे पता है नोइंग एमपीएस और डीपीओस के दरमियान की जो एक वो पाई जाती है ना हर मतलब जगह पे, उसके अंदर मेरा ख्याल है कि बात खाली एकदम यहाँ से नहीं आई। ये जो एमपीएस साहब के बेटे हैं ना, कि इतने आराम से टैक्स की याद दहानी नहीं करते, मतलब काफ़ी खाली गेट लॉस के अलावा भी काफ़ी कोई रंधा फेरा गया होगा उनको ज़ुबानी तौर पे। अच्छा, अब वो जब इसलिए फिर गुस्सा ये दोनों बातों के मामले में वो पुलिस अफसर जो बता रहे हैं एक्सप्रेस को, वो ये बता रहे हैं कि जो पहली दफ़ा भी जब वो बात कमरे में एंटर हुए फ़ोन सुनते हुए, तब भी उनको एमपीएस साहब ने कहा कि फ़ोन बंद कर दो, यहाँ पर डीपीओ साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पुलिस का दफ्तर है। दूसरी दफ़ा जब वो बाथरूम से आए और इस तरह की बात हुई और गेट लॉस्ट वगैरह हुआ, और उधर से उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो ये सवाल करने वाले और ये वो, तो उस टाइम पर भी एमपीएस साहब ने जो कहा कि अपने बेटे को, और उन्होंने कहा कि डायनामिक्स ऐसी है ना, लोकल डायनामिक्स ऐसी है, पुत्र बाहर जाता हूँ, उन्होंने मैं देख लिया। फिर उन्होंने डीपी साहब को सॉरी बेटा, लेकिन खबर जो है वो मीडिया में आ गई। इसके बाद एमपीएस साहब जो हैं वो पहुंचे सायरा अफजल तारड़ के पास, और सायरा अफजल तारड़ जो हैं वो फिर उन्होंने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ये तो अब हमारी बेइज्जती है, और अगर एक दफ़ा हमने ये भट्टी साहब के साथ होने दिया तो कल को तारड़ को भी कोई कह सकता है कि मामून तारड़ के साथ गेट लॉस्ट। तो इस वजह से सायरा अफजल तारड़ फिर इनको इस मामले को चीफ मिनिस्टर साहिबा के नॉलेज में लेकर आई। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रिपोर्ट तलब की डीपीओ साहब से, सॉरी आईजी साहब से। आईजी साहब ने रिपोर्ट तलब की डीपीओ साहब से। डीपीओ साहब ने जो अपनी एक्सप्लेनेशन दी उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी कुछ मेरी जाती फाइलें, मेरी जाती अशिया थी, जाती फाइलें नहीं थी। उन्होंने कहा कि कुछ मेरी जाती अशिया वहाँ पर मौजूद थी, और साथ उन्होंने कहा कि फाइलें जो हैं वो वहाँ पर सरकारी फाइलें मौजूद थी, जिस पर बहरहाल आईजी साहब ने कहा कि यार मैं लगता हूँगा लेकिन हूँ नहीं, ठीक है। तो उन्होंने ना फिर उसको जो रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहिबा को दी उसमें यही उन्होंने कहा कि बकवास करन डे ते तुसी जो इंतज़ाम करने तक करो। तो डीपीओ साहब जो हैं वो फारिग हो गए। फिर ये सारी जमहूरियत की फतह, जमहूरियत की फतह, ये एक मुश्किल सवाल किया, अवामी राज की फतह। देखें ये छोटी छोटी फतूहात जो है वो जमहूरियत को इजाज़त है, लेकिन जो बड़ी फतूहात है मसलन ईरान वगैरह का मामला सेटल करवाना है, तो उससे जो है वो आप बाहर रहेंगे। मैंने कैसे तुम कहने को कि ये डीपीओ और आपको पता है कि मरियम नवाज ने तो कितनी बड़ी कुर्बानी दी है पिछले हफ्ते ही। क्या कुर्बानी दी है यार? उन्होंने 700 अरब रुपए की कुर्बानी जो है वो दी। अच्छा, हमने इस प्लेटफॉर्म पे उसको डिस्कस किया था, मैंने ट्वीट की थी, याद आ गया। हाँ बिल्कुल, हमने दिया जी 700 अरब। हमारा जो डेवलपमेंट बजट है वो हमने आधे से ज़्यादा दे दिया। हाँ, 1300 कुछ का हमारा बनता था, 1350 तकरीबन हमारा और सिंध का बराबर हो गया। हाँ, आबादी हमारी दुगनी से ज़्यादा है। हाँ, 900 बिलियन टोटल सूबों ने सरेंडर किया है ना जी, उसमें 700 बिलियन हमारा है जी। तो मैंने तो वो ट्वीट भी की थी उस पर कि खुदा की कसम किसी पंजाबी ने, कोई आपने देखा है कोई पंजाबी यूनियन ने कोई सड़क पे निकला हो, किसी ने रोना डाल दिया होगा जी हम लूटे गए, बर्बाद हो गए, हमारा आपने आधे से ज़्यादा जो बजट है वो वापस वफाक को क्यों दे दिया? कोई और सूबा होता तो आज़ादी का ऐलान हो गया होता। उन्होंने कहा आज़ादी ज़्यादा हम रहते ही नहीं इनके साथ। ये देखो 50% यार बजट में, मोर देन 50% भाई, 1350 टोटल था बिल्कुल, जिसमें से जो 700 हमने वापस कर दिया। तो उसका 50% 1400 कुछ था, 1400 कुछ था, अभी भी 700 से ज़्यादा है। नहीं 600 कुछ है, हमने ज़्यादा दिया है। और 706 है सिंध का, और हमारा तकरीबन कोई 758 या 755 के करीब है जो अभी बच गया है, और 700 के करीब ही जो है वो हमने दे भी दी। यार बड़े भाई हैं, 50% हम बड़े भाई हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, कुर्बानी से बड़े भाई ही तो कुर्बानी देते हैं। ऑब्वियसली बड़े भाई कुर्बानी देते हैं, बड़े भाई कुर्बानी देते हैं, क्योंकि डिफेंस जब होगा तो वो सिर्फ पंजाब का होगा, उसमें बाकी जो सूबे हैं उनके ऊपर हमला नहीं करेगा इंडिया। इंडिया जो है उसको पता है कि हमने हमला कहाँ पे करना है। वो कराची को नहीं अटैक करेगा, वो बलूचिस्तान के ऊपर नहीं अटैक करेगा,
वो खेमखरन वगैरह इस तरह की जो जगह हैं वो असल बात ये नहीं है, थरपारकर वाली साइड, असल बात ये है कि पंजाब को पता है कि किसी ने नहीं देने, हम नहीं देने हैं तो हमने दे दिए, सीधी सी बात है। मैंने तो बड़ी दफ़ा कहा है कि ये फेडरेशन बचाने के चक्कर में, विफाक को बचाने के चक्कर में बहुत सारी जगहों पे पंजाबियों ने कुर्बानियाँ दी। कभी कर्ज उतारे हैं जो वाजिब, कभी हनीफ रहमान साहब की तरह कोर किताब लिखेगा पंजाब का मुकदमा या इस तरह की, वैसे उसकी अपडेट आनी चाहिए, 50 साल हो गए उस किताब कोई उसका मुकदमा हमारा भी कोई लड़े को बताया कि हमारा भी मुकदमा, हमारी भी सुन लो। वैसे पंजाब का मुकदमा पढ़ी आपने? यार बड़ी अच्छी किताब थी, लिखी जा रही थी। ऑल्दो आखिर में जो उन्होंने ख़तों को रिप्रोड्यूस किया है वली खान साहब के और अपने, उसमें मुझे रामे साहब थोड़े से, बात ये है वली खान ले मतलब खैर वो अब वो उस जमाने की बात है, फिर वली खान, हाँ वो बड़े, वो तो खैर उस वक्त सारे जैंट्स है ना सारे, एक वो थी, एक वो वली खान, वो जो वो एक थी, हबीब जालिब, हाँ हबीब जालिब सब, क्या बात, हबीब जालिब हमारे सारे नैब के लीडर, हबीब जालिब साहब हमारे हमसाये भी हुआ करते थे इचरे में। नहीं, इचरे में तो खैर नहीं होते, जब वो बड़े मतलब बुजुर्ग हो चुके हुए थे और जब उनके जाने का टाइम था तो उनकी आखिरी गुर्बत के जो टाइम है वो, जहाँ पे अभी मैं मौजूदा तौर पर रहता हूँ ना, उस इलाके में ही उनका घर था, बल्कि उनकी बेटी भी वहीं पर रहती थी, फिर वो कहीं बेच बाच के चली गई, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अच्छा अगला टॉपिक हमारे पास भाई, अगला टॉपिक ये है भाईजान के मैच पे गए होते हुए उस्मा नौरीन खान, अच्छा पहले उस्मा नौरीन साहब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उस्मा और नौरीन खान साहिबानियाँ, वो जो उस्मा खान साहिबा और नौरीन खान साहिबा × 2, हाँ साहिबा स्क्वायर, हाँ साहिबा स्क्वायर ने इल्ज़ाम लगा दिया। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, नौरीन एंड उस्मा 2 साहिबान, मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। अच्छा, इस बात की शदीद मजम्मत करता हूँ। क्या, किस बात की? कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, नहीं तो उनकी मजम्मत, जिनकी आपको अंदाज़ा है कि आप किनकी मजम्मत कर रहे हैं? उन पर मैं उनके इल्ज़ामात लगाने के फेल की मजम्मत कर रहा हूँ, जिस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाए उसकी मजम्मत नहीं कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि आप किसके फेल की मजम्मत कर रहे हैं? हाँ, ये नौरीन के और इनके ये कह रही हैं कि जो खान साहब से मोहब्बत रखने वाला सबसे ज़्यादा आदमी है, हाँ ठीक है, और मैं आपको ये बात, इमरान रियाज के बाद पता नहीं, मुझे नहीं पता इमरान रियाज के लेवल पे होगा, क्योंकि मैं आपको ये 2022 अप्रैल फर्स्ट वीक का वाक़या बताता हूँ। बताएं कि हुकूमत खान साहब की जली गई हुई थी, जा रही थी, चली गई थी, जो भी था, ऑब्वियसली नज़र आ रहा था कि क्रैक डाउन होने वाला है या खान साहब जो इंसान नहीं बनेंगे जब, तो कोई ना कोई टकराव, क्लैश, सब कुछ होगा। तो जिन पर इन ख़वातीन ने इल्ज़ाम लगाया है ना, जिन पर ये इल्ज़ाम लगा रही है, उसने उस दिन कहा था कि मुझे मार भी देना तो भी मैं खान साहब के साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, और वो आज तक खड़ा है वहाँ पर। बब्बर शेर आदमी है, इन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, इन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो एजेंसियों के लिए काम करता है। बहुत मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। उसने ये खबर दी थी सदीक जान ने, और ये जो बहनें ये सोचती हैं कि इनके अलावा इन्होंने को बंदा, ये तो आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती रहती हैं कि ये एमआई के लिए काम करता है, वो एमआई के लिए करता है। नौरीन है, उन्होंने सदीक जान का, आपको पता है ना क्या नाम रखा हुआ है? क्या नहीं, मुझे नहीं पता। नौरीन जंजुआ ने बड़ा अच्छा नाम रखा। अच्छा, वो खुद इस्तेमाल करें तो बेहतर है, हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, सदीक जान साहब जो है ना, उन्होंने ये खबर दी थी कि इमरान खान साहब से एक बहन को मिलने की इजाज़त दे दी गई है। मेंशन नहीं किया कौन सी बहन का नाम नहीं लिया, विच इज़, वैसे ये ना मसला होता है, ये आपने या तो आप नाम लें या फिर आप नाम ना लें, कि ये भी ना कहे कि बहन को इजाज़त दे दी गई। या वो 3 बहनें, उनमें से 2 वहाँ पर खड़ी हुई हैं, उन दोनों से सवाल हो गया कि जी हमें तो पता चला है कि आपको इजाज़त मिल गई है, आप में से किसी एक बहन को। उन्होंने कहा कौन सी बहन को इजाज़त मिल गई? उन्होंने कहा किसने आपको ये खबर दी है? उन्होंने कहा ये सदीक जान ने खबर दी है। सदीक जान ये कह रहा है कि तीनों में से एक बहन को जो है वो इजाज़त मिल गई है मिलने की। तो उन्होंने आगे से नौरीन साहिबा जो थी, उन्होंने तो बड़ा सियासी सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमें नहीं कोई इस तरह की इतला। जिन साहब ने ये खबर दिया आप उनसे पूछें और उनको शायद मिल गई हो इजाज़त वगैरह, लेकिन पीछे उस्मा खान साहिबा मौजूद थी। और उन्होंने कहा कि ये एजेंसियाँ फैलाती हैं इस तरह की खबरें कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो बेसिकली उन्होंने उनको ही टाउट करार दे दिया जो सबको टाउट करार दे रहे थे। ये पाकिस्तान में होता है, फिर देख लें जो असल में खान साहब के साथ खड़ा है। नहीं, उनकी तो मोहब्बत की मैं खुद गवाही दे रहा हूँ। किनकी? खान साहब से मोहब्बत की। खान साहब की मोहब्बत की गवाही? खान साहब से उनकी खान साहब नहीं दे सकते अपनी मोहब्बत की गवाही। खान साहब की मोहब्बत की नहीं, खान साहब से कोई पूछ ले, खान साहब सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे की यार? अपने आप से। काशिफ अपने आप। अब आप कौम को कंफ्यूज कर नहीं, कंफ्यूज करें अपने आप से। वो तो खान साहब साफ कहेंगे अपने आप से। खान साहब इज़ वेरी अपराइट आदमी, खुल के बताएंगे आपको, डरते नहीं है। लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिन पर आप कह रहे हैं कि जिनको इनकी बहनों ने टाउट कह दिया, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो खान के बंदे हैं, खान के साथ खड़े हैं। खान मुझे वो ऊपर, खान मेरे पास इतलात मुख्तलिफ हैं। बहरहाल आप अगर ये कह रहे हैं तो मैं आपकी इतलात को ज़्यादा भाई वो साहिब मानूंगा यार। मैं तो मतलब देखिए बात ये कि आप, मुझे ये पता चला है कि उस्मा खान ठीक कह रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं सदीक जान ठीक कह रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 बहनें जो थी, इनको क्या पता कि तीसरी वाली जो यहाँ नहीं थी उसके साथ मुलाकातें का सिलसिला की गुफ्तगू की गई हो।
यार वो मुलाकात होती तो मतलब वो तो उड़ उड़ के पड़ रही होती सारों को। वो तो आपको पता है कि उन पे तो खान साहब के वो छुपाती सामने नहीं है ही बात। मिलिट्री इंटेलिजेंस से उनको कहा वाबस्तगी भी गया रखने हो का ना। इल्ज़ाम लगा हुआ है, आपको पता तो है। उनको कहा भी गया हो ना कि आपने ये बात बाहर जाके नहीं बतानी कि आपको खान साहब से मिलवाया गया। हाँ, वो बाहर आके ज़रूर बताती खान साहब खुद भी कहते ना तो वो आके बताती। ये मैं मान नहीं सकता कि उनको इजाज़त दी नहीं, गई लेकिन कि फिर ये वो मिल भी आएगा। प्लॉजिबल डिनायबिलिटी के लिए मेरा ख्याल है उन्होंने इस तरह की बात की होगी फिर कि 3 में से कोई आपस में पहले करेंगे, किसके वो साथ हुई है। तो सिद्दीक जान भी कर सकते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी के बारे में। नहीं, अब आप उनकी सहाफ़त पे हमले कर रहे हैं, और ऐसे मैं नहीं। उनकी सहाफ़त पे पहले हमले आप नहीं कर रहा। इस मुल्क के हालात में ख़राब है, पहले आप सहाफ़ियों पे खुद हमले करते हैं, फिर आप उनकी सहाफ़तों पे हमले करते हैं। अब आप फ्यूचर में क्या करेंगे आप बताएं सुप्रीम मुझे। कोर्ट से सहाफ़ियों को निकाल दिया गया है। यही देखें देखें देखें, future is अब वो already बेचारे here। बाहर फुटपाथ पे बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, फुटपाथ पे बैठे बीपर कर रहे हैं, फुटपाथ पे बैठ के ट्वीटिंग किया करेंगे। वो सारे यार जो देखिए फ़ोन चार्ज भी करना होता है। अब चार्ज आपके करना पास होता और है क्या एसी तरीका में। है? भाई एसी आप गर्मी के अंदर एहसास करें कि 40 की सेंटीग्रेड 45 सेंटीग्रेड में बाहर बैठ के टिक भाई टिक ये तो करना होता ही पड़ेगा। नहीं। क्या ये तो गर्मी में चार्ज ही नहीं होता। चार्ज नहीं होता? हाँ, ये खुद कहता है कि जी गर्मी में आपकी हीट बहुत ज़्यादा है। आपके इंसान जो है वो भी चार्ज नहीं हो रहा, आपके डिस्चार्ज हो मुल्क रहा होता है। हाँ, तो फिर एसी लगाओ कमरे इंसान में, कुछ डिस्चार्ज हो सोफे रहा होता है, सोफे अजीबोगरीबी कुछ गुफ्तगू। सोफे शोफे पड़े हो। वो यार बैटरी इंसान की डिस्चार्ज होती है, बैटरी चार्ज होती है ना, डिस्चार्ज। वो कमरे होते हैं ठंडे होते हैं ना, एसी तो वाले हैं। कमरे जहाँ पे होते साफियों तो का हैं। कमरा मैंने मिला देखा होगा। नहीं हाँ, लेकिन होते तो तुमसे हैं। क्यों छीना? क्यों छीना गया बताएं? क्यों आप बताएं। आज़ादी है सर पर, सहाफ़त पर हमला है। तो खुला हमला है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो कोई कह रहा है, अभी मैं आ रहा तो हम ये डिस्कशन उस दिन कर रहे थे, तो वो बंद लोग कहना शुरू हो गए ये कि ये कौन से ये साफ़ी क्यों जी, कमरा क्यों उनको मिला हुआ है, जिनसे पैसे लें जी। और वो अब तो इस हद तक की बातें करना शुरू हो गए हैं, इस हद तक मतलब ब्लास्फेमस किस्म की गुफ्तगू है कि वो कह रहे हैं कि पिछले सालों के पैसे लें, जब से उनको कमरा अलॉट किया गया है उनसे पैसे लें, उनको कहते हैं ये कमरा इस्तेमाल करते हैं, एसी चलता है इसमें, जो कुछ भी होता है उसका खर्चा पानी दें। बात तो सही है। क्यों दें भाई? वो दोनों वो बातें टैक्स सही लग देते रही हैं हैं। यार, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि वो मैं दोनों टैक्स बातों देते को हैं ठीक भाई, कह रहा हूँ। वो टैक्स देते हैं और वो फुल टिकर निकाल के देते यार हैं। मुझे एक बात इतनी देर से उनकी खिदमत है जो टिकर देने की, उसको याया अफरीदी उसके अफरीदी साहब को अचानक ये क्या ख्याल आया? ये सब उनके खिलाफ बातें करते हैं, ये सब उनके खिलाफ टिकर देते हैं। यार उसमें ऐसे साफी भी हैं जो उनके खिलाफ बात कोई नहीं नहीं, ये करते। सारे कमरे में जितने ज्यादातर बैठे होते हैं ये सब उनके खिलाफ है। ये तो कहते हैं कि वैसे एक बात है, जो उनके हक में है वो अभी भी हक में ही होंगे। कमरा लेने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है उनको कोई जगह दे भी दी जाए कि अच्छा तुम इस वाले कमरे में कर लिया करो। कोई नहीं, उनको कहा होगा जब मैं जाऊँ तो मेरा चैम्बर इस्तेमाल कर लिया करो, कोई मसला नहीं। या उसका कर लिया करो, उसका कर लिया करो। हाँ, क्या गए हो उन्होंने, क्या जिस तरह वो लड़के को कहते हैं ना, यार ये देख लो ये भाई कभी आए ना, तो कोई जिस तरह वो टीपीओ साहब ने गुस्सा किया था, क्या पता है जज साहब ने इजाज़त दी हो कि मेरा बाथरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। बोले इफ आई वर टू रेगुलरली गो टू अ बिल्डिंग लाइक दिस, अगर मेरी ड्यूटी बीट लगी हो तो मैं ज़रूर किसी अफसर का साफ सुथरा बाथरूम करके रखूंगा, ढूंढ के रखूंगा अपने इस्तेमाल के लिए। उस अफसर से कहानी डाल के रखूंगा कि सर अगर मतलब ज़रूरत पड़ जाए, इफ नेचर कॉल्स, कोई मदद भी की जा सकती है। उनको कोई काम फंसा हुआ हो, उसका खबर वबर ऐसे ठगाठक दो सर आप कैसे लगा देंगे? देखें तो सही, आपको हीरो ना देंगे, चेक तो करें। बिल्कुल सही है। ऐसे खड़ा होकर उन्होंने कहा जज साहब ने वैसे कहा, वकील की थरथरी। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ये पहले जो है वो ये अपने वादा खिलाफी भी करते हैं। इन्होंने कहा था कि जी सहाफ़ियों को जो है वो दूसरा कमरा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो कमरा आप जाकर देख लें, लेकिन सहाफ़ियों ने कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उनको ये पैगाम पहुँचाया गया था, या उन्होंने खुद कहा था या पैगाम दिया गया उनको कि वो रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार वगैरह के ज़रिए कि आप जो है वो जब तक आप लोग फुली कन्विंस नहीं होंगे हम आपका कमरा चेंज नहीं करेंगे। लेकिन फिर अचानक जो है वो अमला आया और उसने आगे कहा कि चलो बेटे। वैसे ही करते हैं। और याया अफरीदी साहब का तरीकाकार ही है, तरीका वारदात ही है। पहले वो झूठी सच्ची वादे कर लेते हैं आपसे डंग टपाने के लिए। नहीं तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये वो आदमी है जिसने बचपन की दोस्ती का लिहाज नहीं किया था, बिल्कुल नहीं किया। तो आज ये तुमसे अपने वादे का पास रखेगा। पार्टनर थे ना, उन्होंने अपने बिजनेस का लिहाज नहीं किया। बचपन की दोस्ती, बचपन के बिजनेस से सब कुछ इकट्ठा था, उन्होंने नहीं किया। तो ये तुम्हारे से अपने वादे का पास रखेगा? कोई नहीं रखेंगे। तुम जानते नहीं हो ये किस कदर कठोर शख्स है। पता नहीं अली ने जो सारी बातें की मुझे नहीं पता, मैं सारों से गिरी नहीं करता। जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं पाकिस्तान, अब जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है और वो बड़े काबिल एहतराम हैं, हमारे लिए मुहतरम हैं। मैं हसन इसके ऊपर सीरियस तज्जिया देना चाहता हूँ। भाई बात यह इजाज़त हो तो बात यह है कि जज को डिसरिप्यूट में लाना जो है ना, वो आपको पता है ना कि तौहीन अदालत लग जाएगी आप पे। वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, फाड़ दीजिए ये कानून की किताबें। नहीं है जज फाड़ देगा। हाँ वही जज है वो। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो हमने इंडियन कॉमेडियन जो है। अच्छा मज़े की बात है, पता नहीं मज़े की बात है ये नहीं है, लेकिन ये देखो मैं कितना डर रहा हूँ, कितना कांप रहा हूँ ऐसे ऐसे करके कि मेरे पे ना लग जाए। भाई यार लोग जो मर्जी सुबह उठते हैं कहते हैं ये तो चीफ जस्टिस है ही नहीं, ये तो घोड़ों का मालची है, वहाँ पता नहीं क्या है।
उन्होंने घोड़े रखे हुए यार, उनके घोड़ों के खिलाफ हैं इतने। अच्छा वो अब जो है ये बहरहाल मैं इसको ये समझता हूँ हसन साहब, सच्ची जो बात है वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला नहीं है। यार वैसे सहाफ़ियों को इजाज़त होनी चाहिए, अगर उनको एक कमरा दे दिया है, इतनी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की एकड़ों पर फैली हुई जो ज़मीन है, वो जो बिल्डिंग है, उसमें अगर एक टीनी टाइनी सा जो है वो हाल नुमा कमरा जो है वो दे दिया सहाफ़ियों को, तो क्या हो गया है? और वो तनकीद करते हैं, यही वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने माजी में चीफ जस्टिस को चढ़ाया भी है। यही वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी की जंग लड़ी है। यही वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने साकिब निसार के टिकर्स चलाए हैं। साकिब निसार के ख़िलाफ़ भी जो है वो इन्होंने ही आवाज़ उठाई है। यही वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने बंदयाल साहब की मट्टी पलीत भी की है और बंदयाल साहब की शान में कसीदे भी कहे हैं। यही वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने मुनीब अख्तर साहब को कहा यार ये बंदा है ये कि क्या है ये जो कानून, मुझे तो लगता है कि ये खुदा के लहजे में कौन बोल रहा है, ये कौन है ये शख्स। और वही जो लोग हैं वो क्या कहते हैं मुनीब अख्तर साहब के साथ जो है वो उनके दुश्मनियाँ भी रही हैं। तो ये दुश्मनी से मुराद वर्बल बुरा भला भी कहते रहे। सो यही याह्या अफरीदी के हक़ में तारीफ़ें भी करते रहे हैं माजी में कि जी वो बड़े अपराइट जज हैं, कम गो हैं, सिर्फ सीधी बात करते हैं, कानून से नहीं हटते हैं। लेकिन यही सहाफ़ी जो है वो तनकीद कर रहे हैं तो आप उनसे उनका कमरा ले लें। यार किसी का कमरा ले लेना उससे, ठीक है। मेरा ख्याल है ये जो वाइडर ट्रेंड है ना पाकिस्तान के अंदर कि जिसे आप वो कमरा ले लें वापस उसका, नहीं ये मसला जगह का है। वाइडर ट्रेंड ये पाकिस्तान में सारा मसला क्या है जगह का, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये बैनुल अक़वामी इशू है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला, पाकिस्तान में भी एक बड़ा इशू है। आप यहाँ कुर्सी छोड़ के जाएं, वापस आएँ, आपको कभी अपनी कुर्सी नहीं मिलेगी, कोई ना कोई बैठा होगा या कुर्सी गायब होगी। अगर आप वन पेज पर हैं तो कोई आपकी कहीं नहीं जाता। यार ये वन पेजों की भी कहानी चल रही है। वो सुहेल बड़ाई सीनियर हमारे हैं बहुत ज़्यादा, वो हर 3 महीने बाद एक काल्म लिख छोड़ते हैं। अभी उन्होंने 2 इकट्ठे लिखे हैं, 3। मैं तो हैरान हूँ सुहेल साहब, मतलब यूजुअली इस तरह नहीं वो करते। बड़ा अब उन्होंने सुना है कि माजरत का कालम भी लिख दिया साथ ही। बड़े दिन हो गए थे तो इकट्ठे लिखने थे इसलिए नहीं, बहुत दिन से कोई इस तरह की झाड़ नहीं पड़वाई थी, वो नहीं आई। बहुत दिन हो गए थे, मोहसिन नकवी साहब को झाड़ नहीं पड़वाई थी। नहीं तो मोहसिन नकवी साहब ने उनके खिलाफ बड़ी रिटायर हो जाना चाहिए उनको। अब देखें बाबे हो गए। अब देखें यार, हमने क्या चश्मे, अब वो क्या नहीं, ये भी दिन देखना था। वो इस तरह की बड़े अल्फाज है, को बताओ ना यार, ताकि पता चले हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। होती है ना इसमें फलक ने ये दिन भी देखना था कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सुहेल बड़ाई साहब को कह रहे हैं कि आप रिटायर हो जाएं। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। इसे कहते हैं परफेक्ट बस के नीचे देना। ये सुहेल साहब जो बात सारी कर रहे हैं, वो सुहेल साहब किसके फायदे के लिए कर रहे हैं? मुझे बताएं ना। मैं बता रहा हूं फायदा होता है किसी का, कि वो सुहेल साहब का फायदा है। सुहेल साहब का जाती फायदा क्या है इसमें? किसका फायदा है? अच्छा बताएं किसका फायदा है? दोस्ती के लिए, यारी के लिए इंसान बड़ा कुछ करता है, ठीक है। और फिर अगर दोस्त इस तरह के निकल आए ना कि बस के नीचे आपको 2 मिनट बाद देते हैं, तो फिर इंसान को दुख बहुत होता है। तो कह रहे थे कि मेरी अभी उनका इंटरव्यू किया था हमने नया दौर पर ईद पर, तो वड़ाइच साहब ने उसके अंदर यही कहा था कि मेरे साथ जो है वो नकवी साहब जो है उनके ताल्लुकात ख़राब भी हो जाते हैं, लड़ाई भी हो जाती है, हमारी दोस्ती भी होती है। आजकल ज़रा ताल्लुकात अच्छे हैं तो आप क्यों मेरे ताल्लुकात उनसे ख़राब कराना चाहते हैं? नहीं हम लेकिन उन्होंने खुद ख़राब करा। हम क्यों चाहते हैं यार? नहीं वो तो खैर, मैं बताएं थोड़ा सा यूट्यूबर बनूं, बनाएं ऐसे करके जो वाले होते हैं, ताकि आप इस तरह मैं आपको बताता हूँ। हाँ मैं आपको बताता हूँ असल बात की, अंदर की बात, ये दोनों रले में अंदर की कहानी है। आगे चलते हैं। हाँ जी। शहजाद अकबर साहब देखा, हाँ बताइए। शहजाद अकबर साहब और शहबाज गिल साहब को जो है वो मिल के मुजम्मिल असलम को पढ़ गए। मुजम्मिल असलम साहब ने ये कहा था कि फ़ौज जो है वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि ये फ़ौज से मिले हुए हैं। मुजम्मिल असलम साहब कर्नल है वो, तो मुजम्मिल असलम साहब ने जवाब दिया कि हमारे मुल्क का ही फ़ौज है, तो कोई बात नहीं अगर हम मिले हुए हैं तो इस बात पर जो है वो शहजाद अकबर साहब और शहबाज गिल साहब को जो है वो पतंगे लग गए जिसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये, और शहजाद अकबर साहब ने एक डॉक्ट्रिन दिया है, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के अल्फाज में डॉक्ट्राइन दिया है। तो वो जो डॉक्ट्राइन उन्होंने दिया है वो ये है कि फ़ौज हमारी है क्योंकि हम उसकी तनख्वाह देते हैं, तो लिहाजा वो हमारी सर्वेंट है, वो हमें सर्व करती है। इस हवाले से तो हम फ़ौज के मालिक हैं और फ़ौज हमारी है, इसलिए हम भी उसे लेकिन ये जो फ़ौज है, ये जो आसिम मुनीर और आसिम मलिक लेड फ़ौज है, ये मैं तो कहता हूँ फ़ौज ही नहीं है, महापुरुष ही नहीं है, महापुरुष। तो ये फ़ौज ही नहीं है क्योंकि ये जो है वो मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही, उनके ख्यालात की नुमाइंदगी नहीं कर रही, उनकी जो अवाम है उनकी सर्वेंट नहीं है ये। जब मैं तुझे अपना बाप होने से निकालता हूँ। मेरा एक सवाल है, और आगे से आसिम मुनीर कहे शहजाद अकबर मत भूलो, नहीं मत भूलो, तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। क्या पीटीआई इंडियन मूवी नहीं है? फिर क्या पिताजी क्या यार, किसी को यार कोई किसी को भी नहीं कह सकता। बात बड़ी, लेट्स बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान है,
आज तो बना नहीं, या तो कहते कि 2022 में कोई नया मुल्क बन गया था और वहाँ 4 साल के अंदर बड़े कोई नया तमाशे लग गए तो इन्होंने देखे नहीं थे कभी। ठीक है, अगर शहजाद अकबर साहब ने लोगों को दूसरों को ताने भी दिए, उन्होंने मेरा ख्याल है मुज़म्मिल साहब को कहा कि आप सियासी आदमी नहीं है, उनको कहा आप तो पता नहीं क्या टेक्नोक्रेट आदमी नहीं है। अच्छा, और इन दोनों का ये खुद वकील हैं जो कि यूके शूके में रहा हुआ है सारी जिंदगी, और दूसरा शहबाज गिल है वो वजह शोहरत पढ़ाता था। वजह शोहरत अकबर साहब की जो है वो ड्रोन हमलों के खिलाफ अदालतों में केस भाइयों के कहने पर, किसके मतलब ऑब्वियसली भाइयों के कहने पे करना था, मेरे कहने पर तो नहीं कर रहे थे ना। अच्छा, सवाल ये है कि पाकिस्तान में आप रहते हैं ना, यहाँ पे तो फौज इस तरह करती रही है ना, फौज ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो नाम के वज़ीर-ए-आज़म को टांग दिया था। फौज ने 71 के अंदर एक उनके डिक्टेटर ने आधा मुल्क खो दिया था हमारा। मतलब दिस इज द कंट्री दैट यू लिविंग इन ना। बिल्कुल, इट्स नॉट दैट वन डे यू वोक अप एंड सेड ओए आज फौज इस्तेमाल करना शुरू हो गई है। निकाला उन्होंने, वहाँ तक आ रहे थे बेनज़ीर के साथ जो उन्होंने कुछ किया, जो उसको थ्रेट समझते रहे, ये करते रहे। ये was he living under a rock? शहजाद अकबर साहब किसी केव में रहते होते थे, केव मैन थे, बाहर निकल के देखते नहीं थे, डिनाइल में नहीं, फिर उस वक्त वो टाउट थे। अच्छा, तो अब जब वो थे ना, जो भी आपने कहा वो, तब तो सब कुछ ठीक था, ऑल हंकी डोरी था। जब वो रियासत की मशीनरी जो है वो फैज़ हमीद साहब और वो बाजवा साहब और वो उससे पहले से कियानी साहब के ज़माने, कियानी साहब और वो जनरल साहब, वो इरफान साहब जो कहते थे कि मैं सबक सिखा दूंगा, मैं फिक्स कर दूंगा, आपको याद है ना? जी जी बिल्कुल, ठीक है। वो सब लोग जो थे वो सब वहाँ तब हा हु ही चलता था। अदालतें भी बहुत आज़ाद हुआ करती थी। याद है अदालतों के अंदर से वो ISI के अफसर साहब निकलते हुए वीडियो बनाई थी, आसिफ बशीर चौधरी साहब ने, मेरा ख्याल है ब्रिगेडियर साहब थे, वो जा रहे थे, ठीक है, याद है? वो पूछ रहे थे आप कौन है बताएं, तो वो जैसे जा रहे थे वो ऐसे ऐसे करते देख रहे थे, उन्होंने कहा हाँ भाई ऐसे किया, उन्होंने कहा भाई इतना ही तेरे लिए काफ़ी है कि मैं मुँह छुपा लूँ, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मतलब वो ठीक है, फिर बिगाड़ तो कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक कह रहे थे ना, सही कह रहे थे। अच्छा, बात ये कि जब डंडा रियासत का जो है ना फौज वाला वो आपके हक में चल रहा होता है ना, तो आप सारे वारे न्यारे लगे होते हैं आपने, आप फिर ऐसे खड़े हो के अपने मुखालफों को ललकारे मारते हैं। जब बुरा टाइम आ जाता है तो ये होता है। अब इसमें ना PTI के साथ यार वो नहीं डर रहे, वो अभी भी ललकार रहे हैं, बैठे हुए यूके में बाहर बैठे हैं ना, हाँ, लेकिन ललकार नहीं, वो ठीक है। उन पे वो क्या कहते हैं, तेजाब भी फेंका गया उनके, लेट्स भी उनके वाकयात भी बता दिए जाए ना, जो उनके पता नहीं, वो उसकी इंक्वायरी जारी चल रही है। उन्होंने कहा जी मेरे पे तेजाब फेंका गया, एक दिन उनको मारा भी गया, उनके घर में किसी ने उसके कुटा मारा भी उनको, जो कि गलत है। मतलब बिल्कुल हम ये नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उनके साथ भी ज्यादती हुई, ये नहीं कि उनके साथ नहीं कुछ हुआ तो वो है बिटर है ना, वो बिटर है ना बेचारे, वो बिटर वो पहले थे, इस वक्त वो ज़्यादा एक्स्ट्रा बिटर हो गए। हाँ बिटर। अच्छा, तो वो जो है ये सारे मामले के अंदर सुबह तो हुआ नहीं, तो वो भी वहीं से आए हैं। अगर तो कोई इदारे ने किसी को कहीं भेज दिया ना, तो मुज़म्मिल, एंड आई एम नॉट इम्प्लाइंग कि मुज़म्मिल साहब को किसी ने भेजा, ठीक है, वो मुज़म्मिल साहब भी अंदर से माशाल्लाह काफ़ी पूरे तरीके इंसाफियन हैं, ऐसे कोई नहीं है। ये सारा एक ब्रीड ऑफ पीपल है ना, वो अंदर से सारे एक जैसे होते हैं। अब ये इनको दुख क्या है, मैं ये बात ज़रा थोड़ी सी करना चाहता हूँ। ये क्या है, इनका कारोबार इस वक्त क्या है शहजाद अकबर साहब का, और इस तरह के दीगर जो लोग बाहर बैठे हैं, जो पाकिस्तान से भाग के गए हुए हैं, जिनको भगौड़े कहते हैं ये सारे पाकिस्तान में, मैं नहीं कह रहा, लोगों को कहते हैं कि ये सब भगौड़े हैं। तो ये जो भगौड़े हैं, हाँ, ये जो भगौड़े सारे हैं, कैमरे के बंद होने के बाद भी नहीं कहते बकौल लोगों के जो भगौड़े हैं, इनका कारोबार ज़िंदगी कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा ना, जो इनके हाँ स्किल सेट क्या है इनका। ये वकील है, आपने कहा वकील है, तो वकालत करके वैसे कमा लें वहाँ से, नहीं ये काम छोड़ दें। वो मुज़म्मिल असलम ने जवाब दिया, हमारे जो सीनियर्स हैं, मुज़म्मिल असलम साहब ने जवाब दिया, कर लें, BBC में नौकरी करें। मुज़म्मिल असलम ने ये कहा है कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो नौकरी से कटे गए हैं, और ये 2 लोग हैं, इनको मेरी आंखों के सामने इमरान खान साहब ने नौकरी PTI से फारिग किया था, और शहबाज गिल साहब जो हैं वो अब वहाँ पर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते, वो PTI से ही व्यूज़ ले रहे हैं। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि उनको भरपूर व्यूज़ दें, क्योंकि उनकी यही रोटी रोज़ी है। क्या बात है। और साथ उन्होंने शहजाद अकबर के बारे में कहा है कि उनको भी कोई केस नहीं मिलता यूके में, तो वो घर बैठे में, तो उनकी भी रोज़ी रोटी यूट्यूब ही है। तो मैं कहूँगा कि आप इन दोनों हजरात को व्यूज़ दें ताकि इनका घर का किचन चलता। अच्छा, उनके घर के किचन चलाने के चक्कर में यहाँ पर पाकिस्तान में शहजाद अकबर साहब चाहते हैं, शहबाज गिल साहब चाहते हैं, और जिस तरह के दूसरे लोग चाहते हैं कि उनके घर के चूल्हे चलाने के लिए ईंधन यहाँ पे गरीब माओं के बच्चे हों, जिनको जो इस तरह रियासत के साथ लड़ाई झगड़ा करते मारे जाएँ, जिनकी लाशों को ये बेसिक है जहाज़ की टिकट कटवाएँ, लाहौर एयरपोर्ट पर उतरें, गिरफ्तार हों, पुलिस मारते हुए लेके जाएगी। इनको जो आएंगे ना, जब अवाम, जब बोल्शेविकी जो है वो, मैं आपको बता रहा हूँ, इनको पड़ती हुई मार देख के लोगों के दिल पसीज जाएंगे घर में बैठे, और वो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आएगा। मैंने आपको बता दिया,
तरीका पाकिस्तान में इनकलाब लाने का ये है कि इमरान खान के ये जो बाहर बैठे सपोर्टर हैं जिनको बहुत जोर से इनकलाब आया है, ये उतने लेनिन जो थे ना वो स्विट्जरलैंड में थे जिस वक्त उनको पता चला कि वहाँ पर बोल्शेविकी जो है वो सड़कों पर आ गए हैं, और जो क्या डूमा कहलाती थी वो जो मतलब लोग अपने बच्चे मरवाएं, पार्लियामेंट थी, लोग अपने बच्चे मरवाएं, इनको वापस सड़कों पर आए, इनको वापस एडवाइजर्स बनवाने के लिए सड़कों पर आए वो आके, और उस वक्त जो है वो शहजाद अकबर जो है ना वो कहेगा कि वक्त आ गया। अजीब बात है, अनइलेक्टेड, ये मुजम्मिल असलम को आप कह सकते हैं कि वो ट्रॉट्सकी है, ये अनइलेक्टेड नमूने ना, ये कभी इलेक्ट हुए, एडवाइजरी रोल पे है। अब अवाम जो है अपने बच्चे मरवा के तो उनको दोबारा लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुजम्मिल असलम सियासी आदमी नहीं है, तो वो खुद कौन से सियासी आदमी, मैंने को बताया वो खुद भी एडवाइजर थे। मतलब इतनी सारी 2 नंबरी धांधली, पीएम जो होते थे, हाँ सब कुछ चल रहा था, तो इतना सब कुछ किया ही जा रहा था उस वक्त, तो इनको भी इलेक्ट करा लेते कहीं से, मंदरा मुंदरा से। ARU के सरबराह रहे, मैंने कहा ना मंदरा मुंदरा के इलाके से जहाँ पे कब्जे चल रहे थे, वहाँ पे कोई डोमिसाइल बना के तो कुछ कर लेना था, मतलब चल रहा था। आपको पता है 18 में जिसको जिस दर रगड़ा देते जाते हैं, इलेक्ट करा लेते हैं। नहीं आने देना। नाजरीन, आप प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल के लिए एक बार फिर माजरत, और फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को, हसन इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए, और वकास हबीब राना साहब के जो मैदा है उसके लिए दुआ कीजिए कि वो जल्द अपने पूरी आबोताब के साथ जो है वो, मतलब खैर मैदे को पूरी आबोताब के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, मैदा जो है वो ठीक हो जाए। अली वारसी को फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।